हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों यूँ तो मैं आपके सामने डेली एक इन्फॉर्मेशन के साथ आता था जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होती थी या फिर किसी जॉब किसी नई नोटिफिकेशन के ब्रीफिंग के साथ आता था। लेकिन जैसा कि आपने अगर चैनल के स्टार्टिंग में देखा हो, जब चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ ऐसे वीडियो भी डाले थे जिससे कि आपकी तैयारी भी अच्छी हो सके। बीच में मुझे समय नहीं मिल पाया, प्लस ऑडियंस भी उतनी नहीं थी, इसलिए वो चीज़ें स्टॉप हो गई थी। तो उस दौरान हमने एक यूपी स्पेशल श्रृंखला स्टार्ट की थी, क्योंकि हमने एक पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए आपको बताया भी था कि अब यूपी ट्रिपल एससी मेंस में जितने भी एग्ज़ाम होंगे तो 20 मार्क्स का यूपी स्पेशल आना ही आना है। लगभग हर एग्ज़ाम में आपने देखा कि जो नया सिलेबस आयोग ने जारी किया है तो 15 नंबर कंप्यूटर और 20 नंबर यूपी स्पेशल यूपी राज्य विशेष से संबंधित क्वेश्चन को उसमें ऐड कर दिया गया है। तो ये सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले भी 5 सेट हो चुके हैं 20-20 क्वेश्चंस के, और ये भी इस क्वेश्चन का एक 6वां सेट लेकर के आ रहे हैं। और अब इस तरह के ये जो सेट्स हैं हम लगातार इसको करते रहेंगे, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो डेली होती रहे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी पेट देने जा रहे हों, आप यूपी ट्रिपल एससी मेंस का कोई एग्ज़ाम देना हो, जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी है या एक्सरे टेक्नीशियन है, ऑडिटर है, मतलब जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए आरओ की वैकेंसी आ गई है अगर आप, या फिर आप अगर यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो यूपी उसमें भी यूपी स्पेशल पूछा जाएगा। हालांकि अभी इस जो आज का सेट है उसका लेवल जो है अभी उतना नहीं है, उसका लेवल जो है आरओ तक ही रखा गया है। ठीक है ना, तो धीरे धीरे इस लेवल को हम इंक्रीज करते जाएंगे जैसे जैसे आप हमसे जुड़ते जाएंगे। तो जुड़िए आप हमारे साथ और इस सेट का आनंद लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको इसको सॉल्व करने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सीरीज। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, अगर आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ मैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था, वह किस नाम से चर्चित था। ठीक है, आपको बताना है कि प्राचीन काल में जो हमारा यूपी है, तो यूपी का जो क्षेत्र था वो तो गंगा के मैदान में अभी भी स्थित है। आप देखिए कि यूपी जो है, अगर आप यूपी का मैप देखेंगे, अगर यूपी का मैप कुछ इस तरीके से हो तो ये जो गंगा नदी है ये पूरे इस तरीके से जो मैदान गंगा नदी मान लीजिए जैसे बहती है, तो ये सारा जो एरिया है वो क्या गंगा का मैदान कहलाता है। तो इस वजह से जो हमारा यूपी है इसीलिए फर्टाइल भी है, इसीलिए जाना भी जाता है, क्योंकि जो गंगा नदी है वो सबसे ज़्यादा यूपी से होकर ही गुजरती है। उसकी सबसे ज़्यादा लंबाई अगर किसी राज्य में है तो यूपी में ही है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे प्राचीन काल में पूछा है कि प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। उससे पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो है ब्रिटिश पीरियड से, यानी ब्रिटिश टाइम पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुए नाम के बारे में। तो अगर ब्रिटिश पीरियड की बात करें तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 1836, तो 1836 के अगर हम देखें तो यूपी को उत्तर पश्चिम प्रांत यानी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तो 1836 से इसे उत्तर पश्चिम प्रांत कह लीजिए या नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कह लीजिए, इस नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1877, 1836 से 1877 तक तो उत्तर पश्चिम प्रांत चला। फिर 1877 से ये उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध हो गया। ठीक है, ये हो गया, हिंदी में लिखने को कोशिश करता हूँ, उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। ठीक है, तो 1877 तक तो पहले वाला चला, 36 से 77 तक। फिर 1877 में हो गया ये उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। फिर ये जो नाम है ये करीब चला 1902 तक, और 1902 में फिर ये चेंज हो गया। 1902 में ये हो गया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। ठीक है ना, 1902 में क्या हो गया, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। अगर नोट्स बना रहे हैं तो बनाते जाइएगा, बाकी दिमाग में बैठाते जाइए, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध प्रांत 1877 से चल रहा था। 1902 में, ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, 1902 में 1902
तो 1902 में ये हो गया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद देखिए जब और कहानी आगे बढ़ी, फिर आया 1937। ठीक है, तो 1937 मतलब 1902 से 1937 तक आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। फिर 1937 से इसे कर दिया गया संयुक्त प्रांत। 1937 से इसे किस नाम से जाना जाने लगा? इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा, जिसे आप कहते हैं यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है दोस्तों, तो 1937 से ये यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाने लगा। और ये यूनाइटेड प्रोविंस कब तक कहा जाता रहा? ये यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता रहा 24 जनवरी 1950 तक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, 24 जनवरी 1950 तक ये यूनाइटेड प्रोविंस था। 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस से हट करके चेंज होकर के ये वर्तमान का क्या बन गया? वर्तमान का उत्तर प्रदेश यानी वर्तमान का यूपी बन गया। तो ये आप देखिए सिलसिलेवार, इसको समझिए, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। 1836 से नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस या उत्तर पश्चिमी प्रांत, फिर 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, 1937 से संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस, और फिर 24 जनवरी 1950 से क्या हो गया? ये हो गया उत्तर प्रदेश, यूपी हो गया। ठीक है, और अभी तक ये यूपी ही है, यूपी ही चल रहा है। अब जो हमारा क्वेश्चन था, तो हमारा क्वेश्चन ये था कि प्राचीन काल में मध्य उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था, वह किस नाम से चर्चित था? तो प्राचीन काल में इसे मध्य देश के नाम से जानते थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मध्य देश। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने क्या किए हैं, वन लाइनर लिए हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं एमसीक्यू फॉर्म में रहा होगा। कई बार क्या होता है, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू होगा, 4 ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा कि क्या ऑप्शन दिया है, उसके अनुसार वो आंसर बनाया जाएगा। ठीक है ना। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मध्य देश। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश को मध्य देश के नाम से जाना जाता था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मौर्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबंध था जो एशिया से जुड़ा था? देखिए यहाँ पे सिल्क रूट की बात कर रहा है। ठीक है, सिल्क रूट से आप काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होंगे। रेशम मार्ग या सिल्क रूट, ये एक व्यापारिक मार्ग था। ठीक है दोस्तों, ये कैसा मार्ग था? ट्रेड के लिए बनाया गया था। इसके जरिए ट्रेड होता था। ठीक है, मेनली जो ट्रेड होता था वो इंडिया चाइना के बीच में। ठीक है ना, तो इसे रेशम मार्ग बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो रेशम मार्ग था, ये जो सिल्क रूट था, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर था जो कि इस रेशम मार्ग से सिल्क रूट से जुड़ा था, यानी एशिया से जुड़ा था? तो उत्तर प्रदेश का एक शहर है, आप बखूबी जानते होंगे, मथुरा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे यूपी का जो मथुरा शहर है, हमारे कृष्ण कन्हैया का जन्मस्थली आपको पता है यहाँ पे, तो ये मथुरा शहर जो है वो सिल्क रूट मार्ग से रिलेटेड था। इसके अलावा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, सिराजे हिंद किस नगर को कहा जाता है? सिराजे हिंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और आगे भी जो छोटे एग्जाम्स हैं, जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी है, ऑडिटर है, तो जो छोटे यूपी SSS वाले जो एग्ज़ाम हैं उसमें फिर से रिपीट होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ, आप वो फैक्ट नोट करना चाहें तो नोट कर लें। देखिए, सिराजे हिंद अगर बात करें तो सिराजे हिंद कहा जाता है जौनपुर को। किसको कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है जौनपुर शहर को। अब जौनपुर को क्यों कहा जाता है ये भी जान लीजिए। सबसे पहले देखिए, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर की स्थापना की थी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। किसकी स्मृति में की थी? ये की थी जौना खां के नाम। जौना खां को जानते हैं आप? मोहम्मद बिन तुगलक को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक के जो बचपन का नाम था वो जौना खां था। तो जौना खां के स्मृति में
इन्होंने स्मृति क्या कह लें, मतलब उसकी मोहब्बत में कह लीजिए, उनके प्रेम में कह लीजिए, तो उन्होंने जौना खां से जौनपुर नगर की स्थापना की। जब तुगलक वंश का पतन हो रहा था तो उनके पतन के समय ये जौनपुर जो नगर है ये एक स्वतंत्र राज्य में कन्वर्ट हो गया और इस पर सरकी शासकों का प्रभुत्व हो गया, जिसमें अगर बात करें हुसैन शाह सरकी, तो हुसैन शाह सरकी के नेतृत्व में जब तुगलक वंश का पतन हो रहा था तो हुसैन शाह सरकी द्वारा सरकी वंश की स्थापना की गई या सरकी लोगों का प्रभुत्व हो गया। अब इनका बहुत बड़ा प्रभाव है जौनपुर शहर पे। क्यों? क्योंकि जब सरकी लोगों का शासन था इस दौरान जौनपुर का जो कला स्थापत्य था, कला हो गया, स्थापत्य की बात कर लें, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में बात कर लें, उस समय जौनपुर बहुत ही शीर्ष पर पहुंच गया था। और एक यहाँ पे आपको जो इम्पॉर्टेंट याद रखनी है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद जो बहुत बार पूछी गई है, आपको याद भी होना चाहिए, अटाला मस्जिद। तो जौनपुर में है तो जौनपुर की जो अटाला मस्जिद है ये बाकी मस्जिदों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हुई, ठीक है ना, बाकी मस्जिदों के लिए एक एग्जाम्पल हुआ, एक उदाहरण हुआ। बाकी मस्जिद जो बने उसके नक्श कदम पे जो है चल कर के आगे की मस्जिदें बनी। तो ये जो अटाला मस्जिद है ये सरकी शासन के दौरान एक ऐसा स्थापत्य है जिसकी चर्चा युगों से हो रही है और आगे भी होती रहेगी। तो आपको याद रखना है कि अटाला मस्जिद किसकी देन है? सरकी शासकों की देन है, सरकी कला का एक नायाब उदाहरण है, नमूना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका आंसर आप कर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जौनपुर। मैं लिख देता हूँ जिससे ये ना हो कि लिखा नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन तो इजी लिए गए हैं, क्वेश्चन का आंसर तो आप खुद ही कर लिए होंगे। बात ये नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, बात है इसका एक्सप्लेनेशन। आपको जो फोकस करना है वो क्वेश्चन पे तो करना ही है। क्वेश्चन तो चलिए एक आंसर हो गया, मैंने आपको दे दिया, लेकिन जो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। क्योंकि अगर इसका एक्सप्लेनेशन आप समझ गए ना तो बहुत सारे क्वेश्चन बना ले जाएंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन यहाँ पे छपा हुआ है वही क्वेश्चन आए, हाँ, लेकिन अगर वो कंसेप्ट आप समझ गए तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे उसको आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। राजा अकबर के दरबारी बीरबल का संबंध किस स्थल से था? इनका पूछा जा रहा है कि बीरबल का संबंध किस स्थल से था। तो देखिए इसके लिए आप एक याद कर लीजिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालपी। ठीक है, कालपी नाम की एक जगह है। अब ये जगह कहाँ है? तो ये जो कालपी जगह है ये जालौन ज़िले में है। ठीक है ना, जो बुंदेलखंड में पड़ता है, बुंदेलखंड एरिया में जालौन। तो जालौन ज़िले में एक जगह है जिसका नाम है कालपी, वहाँ पे बीरबल जी का जन्म हुआ था। तो कालपी जो शहर है वो बीरबल जी के जन्म से रिलेटेड है। और ये जो कालपी शहर है ये यमुना नदी के तट पे है। कौन सी रिवर? तो यमुना नदी के तट पर ये कालपी शहर है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको कालपी में आपको देखिए क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेंगी बीरबल का रंगमहल देखने को मिलेगा। ठीक है ना, बीरबल का रंगमहल देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मुग़ल टकसाल है, तो मुग़ल टकसाल का आपको यहाँ पे अवशेष मिल जाएगा। ठीक है ना, मुग़ल टकसाल का आपको अवशेष मिल जाएगा। इसके अलावा 2 चीज़ें आपको जो याद रखनी है वो याद रखनी है, एक तो ब्यास टीला आपको यहाँ पे मिलता है और एक मिलता है नरसिंह टीला। ठीक है ना, तो 2 चीज़ें आपको ये और याद रखनी है, ब्यास टीला और नरसिंह टीला। तो कालपी का संबंध बीरबल से है जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और कालपी जब आ जाए तो उससे आपको क्या क्या याद रखना है? तो उससे आपको जो याद रखना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको याद रखना है नरसिंह टीला, आपको याद रखना है ब्यास टीला, और आपको याद रखना है बीरबल का रंगमहल, और आपको याद रखना है मुग़ल टकसाल के अवशेष। कभी अगर पूछ ले कि कालपी जो है किस नदी के किनारे है, किस नदी के तट पर है, तो कालपी यमुना नदी के तट पे है, जालौन जिलों में आता है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत आसान। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, लेकिन उस क्वेश्चन 5 से क्या क्या चीज़ें निकल के आएंगी
पॉइंट्स निकल के आएंगे वो इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो बहुत महान क्रांति थी, स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी क्रांति 1857 की क्रांति। तो 1857 की जो क्रांति थी ये 10 मई 1857 को हुई थी। तो आपको बताना है कि ये जो विद्रोह हुआ था इसका प्रारंभिक विस्फोट हुआ कहाँ था। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा आंसर है जो आपको भी पता है, हमें भी पता है, और उस आंसर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये हुआ था मेरठ, क्रांति नगरी, मैं उसको क्रांति नगरी बोलता हूँ, मैं नहीं, सही भी लोग मिलते हैं, क्रांति नगरी मेरठ। और मेरठ में कहाँ हुआ था, तो मेरठ में भी अगर पूछे तो बैरकपुर छावनी आपको याद रखनी है। कहाँ पे याद रखनी है, बैरकपुर छावनी। और एक नाम मंगल पांडे, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो जो 10 मई 1857 की क्रांति भड़की थी, मेरठ से ही भड़की थी, क्योंकि बैरकपुर छावनी में आपको पता होना चाहिए कि मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था। उन्होंने जो कारतूस की चर्बी है वो मुंह से निकालने से मना कर दिया था, क्योंकि आपको पता है कि उस समय ऐसी भ्रांति फैल गई थी कि इसमें जो चर्बी लगी है उसमें गाय और सुअर का मांस मिलाया गया है। तो गाय हिंदुओं के लिए पवित्र होता है, मुसलमानों के लिए सुअर बहुत ज़्यादा वो होता है, उसको वो नाम भी नहीं लेते हैं। तो इस वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों ने ही मना कर दिया। फिर उनके जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने फिर फोर्स किया, नहीं तुम्हें इसे करना ही पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। तो मंगल पांडे जी गुस्से में आए और उनको गोली मार दी। वहीं से जो है बहुत धधक उठी चिंगारी 1857 की क्रांति की। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, 1857 ईस्वी के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था। अब आपको बताना है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था इसे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था। तो देखिए मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र था, देखिए उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है तो इसके क्षेत्र बड़े हैं, लेकिन जो अवध का क्षेत्र था, अवध मतलब लखनऊ के आसपास का जो क्षेत्र था, और इसके अलावा जो बुंदेलखंड का क्षेत्र था, ठीक है ना, बुंदेलखंड, झांसी, जालौन, ये वाला ये जो एरिया है पूरा बेल्ट है बुंदेलखंड वाला, तो अवध और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र था ये सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी जहाँ जहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन क्या है कि इजी हैं, जो आपको पता रहते हैं, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, और जहाँ मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा समय लेना चाहिए, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, वहाँ उस तरीके से समय ले रहा हूँ। तो इस वजह से इसके लिए आप कन्फ्यूज मत होइएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए जो इलाहाबाद में कई अधिवेशन हुए हैं, ठीक है ना, तो इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुए हैं वो कई अधिवेशन हुए हैं, एक नहीं हुआ है, कई अधिवेशन हुए हैं। आई थिंक 3 अधिवेशन तो हुए ही हैं इलाहाबाद में, ठीक है ना। तो लेकिन इसमें पूछा है सबसे पहला जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, आई थिंक उसके बारे में पूछ रहा है। तो जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वो चौथा अधिवेशन था। जो मतलब इलाहाबाद का तो पहला था, मतलब यूपी का तो पहला था, आईएनसी यानी कांग्रेस का वो चौथा था, ठीक है ना। और ये हुआ था 1888 में, दिसंबर 1888 में, यानी दिसंबर 1888 में हुआ था इलाहाबाद में, जो कि अब हो गया है प्रयागराज। उस समय इलाहाबाद नाम था, प्रयागराज हो गया है। और एक ख़ास बात थी, ख़ास बात ये थी कि जो इसकी अध्यक्षता थी वो की थी जॉर्ज यूले ने। किसने की थी दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज, स्पेलिंग देख लीजिएगा, यूले, कहिए तो हिंदी में लिख देता हूँ, चलिए लिख देता हूँ, जॉर्ज यूले, ठीक है। तो जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये पहले ब्रिटिश थे, फर्स्ट आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ब्रिटिश जो कि अध्यक्ष बने थे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले, कहाँ पे अध्यक्षता किए थे, तो इलाहाबाद में किए थे। कब किए थे, 1888 में किए थे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी। ठीक है दोस्तों, मैं इसको जूम कर लूँ क्या, आई थिंक आपको अगर सही से ना दिख रहा हो
क्योंकि ये लाइव नहीं है तो आप बता भी नहीं पाएंगे, बट मैं इसको जूम कर ही लेता हूँ। ठीक है, अब सही है, क्योंकि आई थिंक पता नहीं क्वेश्चन आपको सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, बट मैंने सोचा कि इसको जूम कर लेता हूँ। बाकी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या था। तो देखिए, आपको बताना है कि जो डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ले आए थे, तो कौन सा ऐसा भारत का एरिया था या उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा रियासत था जो कि अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं हुआ था। देखिए, ये जो डलहौजी थे, तो डलहौजी ने एक नीति लाई थी। नीति क्या थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में इन्होंने ये नियम बनाया था कि अगर कोई रियासत, कोई राज्य जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो डायरेक्ट ब्रिटिश का राज्य में मिला लिया जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए किसी राजा या रानी की अगर कोई संतान नहीं होती है, तो फिर वो कोई पुत्र गोद नहीं ले सकते, किसी को उत्तराधिकारी नहीं बना सकते, उनका राज्य ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा। तो फिर क्या हुआ ये कि उत्तर प्रदेश में एक रियासत थी जिसका नाम था झांसी। देखिए, अब ये आपको पता होगा, सबको पता है, बट आप सुनते रहिए, आपको बहुत पॉइंट मिलेंगे। झांसी, और झांसी के राजा कौन थे? तो ये थे गंगाधर राव। ठीक है, पूरा लिख दूं क्या? शॉर्टकट आप शायद ना समझ पाए, चलिए लिख ही देता हूँ। तो झांसी के राजा थे गंगाधर राव, और गंगाधर राव जी की पत्नी थी रानी लक्ष्मी बाई। अब एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रानी लक्ष्मी बाई जी के बचपन का नाम क्या था? ठीक है ना, तो रानी लक्ष्मी बाई जी के बचपन का नाम आपको बताना है। और रानी लक्ष्मी बाई जी के नाम पर बनारस में एक घाट है, उस घाट का नाम भी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो गंगाधर राव जी की पत्नी थी रानी लक्ष्मीबाई, और इनकी कोई संतान नहीं थी। गंगाधर राव जी की मृत्यु हो गई थी काफ़ी पहले ही, कोई संतान नहीं थी। तो लक्ष्मीबाई जी ने एक पुत्र गोद ले लिया था। ठीक है ना, तो इन्होंने गोद लिया था, लेकिन डलहौजी ने कहा नहीं, ये हम नहीं मानेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से क्या होगा कि इसे हम कोई मान्यता नहीं देंगे, उसको मान्यता नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि झांसी को आपको ब्रिटिश राज में मिलाना होगा। लेकिन लक्ष्मीबाई ने इसको मना कर दिया। ठीक है ना, इसको मना कर दिया, और 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में बहुत बढ़ चढ़ के इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो अगर बात करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, तो इसका आंसर बनेगा झांसी। ठीक है, तो आंसर बनेगा इसका झांसी। अब देखिए, एक बात ये है कि अगर आप झांसी जाते हैं तो एक दो आप याद कर लीजिए, स्थापत्य याद कर लीजिए। एक तो रानी लक्ष्मीबाई का महल याद कर लीजिए, एक वहाँ पे महादेव मंदिर याद कर लीजिए। ठीक है, झांसी में ही है महादेव मंदिर, बड़ा फेमस है। इसके अलावा एक और याद कर लीजिए आप, मेहंदी बाग। ठीक है, क्या याद कर लीजिए? मेहंदी बाग। तो जब भी झांसी का नाम आए तो रानी लक्ष्मीबाई महल, महादेव मंदिर, मेहंदी बाग, ये 3 चीज़ें आप याद कर लीजिए, एग्जाम में ज़रूर छपेगा, आपको 100% मिलेगा। आगे बढ़ें दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया था? अब ये देखिए, थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको चाहता हूँ कि डिटेल में मैं बताऊँ, एक सेकेंड। अब देखिए, 1857 की क्रांति हुई थी, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पीरियड पे भड़की थी, क्योंकि पहले जो टाइम डिसाइड था, फिर बैरकपुर वाला कांड हो गया, तो आगे पीछे हो गया मामला। तो ये जो क्रांति हुई थी, अलग अलग जगह इसका नेतृत्व अलग अलग लोगों ने किया था। वैसे भी एक ही व्यक्ति इतने बड़े प्रदेश को कवर कर पाए, पॉसिबल भी नहीं था, तब इतना ज़्यादा सूचना क्रांति भी नहीं थी। तो यहाँ पे मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ, ये लिस्ट थोड़ी सी आप बना लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, लिखूँगा शॉर्ट में। देखिए, अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने। ठीक है, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल जी ने इसका नेतृत्व किया था। बात करें कानपुर की, तो कानपुर में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो कानपुर में नाना साहब ने इसको नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है प्रयागराज, जिसे आप इलाहाबाद बोलते हैं। ठीक है, तो पहले ये इलाहाबाद था, अब क्या हो गया है? अब प्रयागराज हो गया है।
तो यहाँ पे किसने नेतृत्व दिया था? तो यहाँ पे लियाकत अली जी ने नेतृत्व किया था, मौलवी लियाकत अली जी ने नेतृत्व प्रदान किया था। उसके बाद आप नोट करिए अयोध्या। अगर आपसे पूछा जाए कि अयोध्या का नेतृत्व किसने किया था, तो अयोध्या में नेतृत्व प्रदान किया था मौलवी अहमदुल्लाह ने। ठीक है ना, किसने किया था? मौलवी, लिख देता हूँ, अहमदुल्लाह, मौलवी अहमदुल्लाह ने। ठीक है। उसके अलावा देखिए मेरठ में किसने किया था? तो मेरठ में किया था कदम सिंह जी ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ 100% आते हैं एग्जाम में, आएंगे। मेरठ में कदम सिंह हो गए। इसके अलावा बरेली में किसने किया था? तो बरेली में किया था खान बहादुर खान ने। ठीक है, बरेली में किसने किया था? खान बहादुर खान ने। अच्छा, बरेली इसमें पूछा भी है, ये देखिए क्वेश्चन में ही बरेली के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खान बहादुर, लिख लीजिए, खान बहादुर खान। तो खान बहादुर खान बरेली में हो गए। इसके अलावा झांसी मैंने आपको देखिए अभी बता दिया, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। और कालपी का भी अगर आप नोट करें, कालपी का भी नोट कर लें, कालपी में तात्या टोपे जी ने दिया था नेतृत्व। ठीक है ना। और एक अगर और लिखना चाहें तो लिख लें मथुरा में किसने किया था? तो मथुरा में देवी सिंह ने किया था, देवी सिंह। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। झांसी का तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया। मेरठ का कदम सिंह, बरेली का खान बहादुर खां, मथुरा का देवी सिंह, कालपी का तात्या टोपे, अयोध्या का मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद प्रयागराज का लियाकत अली, कानपुर का नाना साहब और लखनऊ का बेगम हजरत महल। ठीक है, और अगर कोई छूट गया तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। अक्टूबर 1921 ईस्वी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन आगरा में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ठीक है ना। देखिए अक्टूबर 1921 ईस्वी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का जो राजनीतिक सम्मेलन था वो आगरा में हुआ था हसरत मोहानी जी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? हसरत मोहानी। मैं लिख देता हूँ, आप भी लिख लीजिए। अब पहले मैं जो पहला लिखा हूँ उसको थोड़ा इसको हटा देता हूँ, थोड़ा जगह बनाता हूँ, फिर आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। अब मुझे आप ये बताइए कि हसरत मोहानी जी का ओरिजिनल नेम क्या था? कोई बता सकता है? बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा हूँ। हसरत मोहानी जी का ओरिजिनल नेम, तो देखिए आपने बताया तो नहीं, मैं वेट कर रहा था काफ़ी देर से, लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा। तो हसरत मोहानी जी का ओरिजिनल नेम था सैयद फजल अल हसन। ठीक है, सैयद फजल अल हसन। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट में लिख देता हूँ, नहीं ऐसे बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। सैयद फजल अल हसन। ठीक है ना। और इन्होंने, इनके बारे में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक नारा आपने सुना होगा, कौन सा? इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह जी बहुत नारा लगाते थे, भगत सिंह क्या, बहुत सारे क्रांतिकारी जो गरम दल के थे तो यही नारा लगाते थे। तो ये जो इंकलाब जिंदाबाद नारा था ये इन्हीं का बनाया हुआ था। ठीक है ना, जो कि इन्होंने 1921 ईस्वी में बनाया था, इंकलाब जिंदाबाद। और इसके अलावा जो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि पूर्ण स्वतंत्रता, सॉरी इसको थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, करेक्ट करने के चक्कर में और गड़बड़ हो गया। तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाला जो प्रथम व्यक्ति वो कौन है? हसरत मोहानी जी हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें याद रखिएगा कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले और इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हसरत मोहानी जी, जिनका ओरिजिनल नेम है सैयद फजल अल हसन। इनकी अध्यक्षता में अक्टूबर 1921 ईस्वी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था ये पूछ ले तो आगरा में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में, काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? काशी विद्यापीठ, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो काशी विद्यापीठ की स्थापना जो हुई थी मैं बता दूं, ये हुई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। और अगर डेट आपसे पूछा जाए तो डेट नोट कर लीजिए, करना चाहें तो ये हुई थी 10 फरवरी
1922। 10 फरवरी 1922 को हुई थी और वसंत पंचमी का दिन था। ठीक है, कौन सा दिन था? बसंत पंचमी का दिन था। असहयोग आंदोलन के दौरान इसकी स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1922। और किसने की थी? तो ये किया था बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी ने। बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जी ने। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, जो इसकी आधारशिला रखी थी वो रखी थी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है ना, मतलब स्थापना तो बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जी ने की थी। ठीक है, लेकिन जो इसकी स्थापना रखी थी, आधारशिला रखी थी, वो महात्मा गांधी जी ने रखी थी। यही कारण है कि महात्मा गांधी जी के नाम पर ही अब इस काशी विद्यापीठ का नाम हो गया है चेंज। ठीक है, अब इस काशी विद्यापीठ का जो नाम हो गया है वो वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। तो ओरिजिनल जो प्रेजेंट में नाम है वो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। और ये कहाँ पे है? बनारस में है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है उसको आगे करते हैं। एक सेकेंड, पीडीएफ को ऊपर करते हैं और आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। एक सेकेंड, ये आपको दिख गया होगा। ये मैप भी आपको दिखाना है, अभी हटा देते हैं। एक सेकेंड, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है ना। ये आ गया आपका। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, 11 हो गए हैं, 12 देख लीजिए। चौरी चौरा घटना कब घटित हुआ? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब आप कहेंगे सर सारे क्वेश्चन तो आप रिपीटेड लेके आए हैं। देखिए यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन रिपीट होंगे। मेरा मकसद है आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना। मतलब क्वेश्चन मैंने ले लिया है, लेकिन उसके साथ जो मैं 4-5 क्वेश्चन बता रहा हूँ वो भी तो आप काउंट करिए। ठीक है, तो देखिए अब आपको 2 डेट, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। 2 डेट आपको मिलती है। कहीं कहीं आपको दिखेगा ये 4 फरवरी 1922, या कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 5 फरवरी 1922। दोनों डेट पेपर में भी आया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। राजस्व लेखपाल का एक पेपर हुआ था 2015 के आसपास, उसमें 5 फरवरी दिया था, ज़्यादातर में 4 फरवरी देता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको ऑप्शन का भी सहारा लेना है। उस समय जो आपके पास ऑप्शन आएगा वो आपको देखना है। बाकी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 फरवरी 1922। बाकी क्या हुआ था आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। असहयोग आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे पुलिस वालों की मृत्यु हो गई थी। हालांकि ये जो पुलिस थाने में आग लगाया गया था, एक 2 दिन पहले 2 फरवरी को हुई एक घटना का ही प्रतिक्रिया स्वरूप था, जिसमें अंग्रेज़ों ने काफ़ी बर्बरता की थी। लेकिन चूंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, उनका मानना था कि अहिंसा का कोई स्थान नहीं है किसी भी प्रकार के आंदोलन के सक्सेसफुल होने में, इसलिए उन्होंने जो है इस हिंसक घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और इसके वजह से उनकी लोकप्रियता भी काफ़ी डाउन हो गई थी। और जो उस समय के क्रांतिकारी थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह है, तो मतलब जो इस तरह के नवयुवक थे, नौजवान लोग थे, उन्होंने गांधी जी के इस निर्णय के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रखर होकर के मुखरता के साथ उनका विरोध किया था। ठीक है ना। एक पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से, वो ये रखना चाहिए कि चौरी चौरा कांड के जो अभियुक्त थे, उनका जो मुकदमा था वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लड़ा था। इसको मैं चाहूँ तो लिख दूँ पूरा, पंडित मदन, क्योंकि आ जाए कभी कि चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा किसने लड़ा था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लड़ा था ये मुकदमा। और इनका नाम जैसे ही आया तो आप एक चीज़ और याद कर लीजिएगा। क्या याद कर लीजिएगा? BHU आपको याद ही आ जाएगा ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इनका मुकदमा लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन का सर्वाधिक बड़ा केंद्र कौन था?
अब देखिए सर्वाधिक अगर बड़ा केंद्र यूपी के रिस्पेक्ट में बताना है आपको, ठीक है ना, तो सर्वाधिक अगर बड़ा केंद्र की बात किया जाए तो वो मेरठ था, क्योंकि स्टार्ट ही वहीं से हुआ था, मेरठ से। मैंने आपको बताया मेरठ में कहाँ से, बैरकपुर छावनी से, मंगल पांडे जी के नेतृत्व में, ठीक है। मंगल पांडे ही जी ने मतलब सबसे पहले इसका उद्घाटन किया था। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में किसने आयोजित किया था? तो देखिए कम्युनिस्ट पार्टी, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको, एक सेकंड इसको इरेज कर देता हूँ। कुछ फैक्ट्स आई थिंक आपको जानने चाहिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन फैक्ट्स रहेंगे तो आप जो 4-5 क्वेश्चन घुमा के आएंगे तो वो भी कर लेंगे। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे आप सीपीआई के नाम से जानते हैं, अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी इसकी 26 दिसंबर 1925, 26 दिसंबर 1925। दूसरी सबसे पुरानी पार्टी है, पहले तो आपकी कांग्रेस है, उसके बाद यही है, ठीक है। तो 26 दिसंबर 1925 को इसकी स्थापना हुई कहाँ थी? उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुई थी। कानपुर, यूपी के कानपुर शहर में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना की किसने थी, किसका मेन योगदान था? तो एम.एन. रॉय जी का योगदान था। एम.एन. रॉय का योगदान था, जो कि एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे। इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो पहला सम्मेलन था कानपुर में, वो किसने आयोजित किया था? तो एम.एन. रॉय जी ने स्थापना की थी, लेकिन इसमें एक लोग की भागीदारी और थी जिनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, वो हैं सत्यभक्त जी। ये भी एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे, ठीक है। और ये भी जो पार्टी बनी थी, मतलब जब इसका स्थापना हुआ था तो उसके एक सदस्य थे। तो पहला सम्मेलन कानपुर में करने का सुझाव भी था और प्रयास भी इन्हीं का था, सत्यभक्त जी। हालांकि इनका जन्म राजस्थान में हुआ था, लेकिन कानपुर में इनके वजह से ही ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? अब देखिए काकोरी ट्रेन डकैती, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसे काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। यूपी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन बोला जाता है। तो ये जो घटना हुई थी, ये कब हुई थी? ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। अब ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। आपको पता ही होगा, नहीं पता तो जान लीजिए क्या हुआ था। इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे उस टाइम पे HRA के नाम से जाना जाता था, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, भगत सिंह, मतलब ये सारे लोग इसमें क्या थे? इसके सदस्य थे। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि क्रांतिकारी थे। इनका मानना था कि हम हिंसा के बल पे, या कह लें कि हथियार के दम पे आज़ादी लेंगे, अंग्रेज़ों के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, उनसे लड़ के आज़ादी लेंगे। तो भाई इनको फंड की ज़रूरत थी, इनको पैसे की ज़रूरत थी, हथियारों की ज़रूरत थी। तो इसके लिए उन्होंने ये प्लान बनाया कि ये ट्रेन को हमें लूटना है। अब क्या हुआ कि इन्होंने ये कांड किया, 10 लोग पकड़े गए, ठीक है। इनके 10 सदस्य शामिल थे, मतलब इन्वॉल्व तो बहुत लोग थे, लेकिन 10 सदस्य पकड़े गए। उसमें से कुछ लोगों को फांसी की सज़ा मिली, जैसे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को, राम प्रसाद बिस्मिल जी को, इसके अलावा अशफाक उल्ला खां, ठीक है, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह। तो इन लोगों को फांसी की सज़ा दी गई, ठीक है। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह जी। और ये लोग हंसते हंसते फांसी पे चढ़ भी गए भारत माँ की आज़ादी के लिए। दोस्तों बस एक बात मैं आपसे बोलूँगा, कोई आपको इमोशनल करना मेरा मकसद नहीं है। ये जो आप पढ़ते हैं इतिहास, ये जो आप पढ़ते हैं हिस्ट्री, इसका मकसद केवल एग्ज़ाम पास कराना नहीं होता। इसका मकसद ये भी होता है कि आप जान सकें कि ये जो आज़ादी मिली है हमें, ये यूं ही नहीं मिली है, ये भीख में नहीं मिली है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, ठीक है ना। इसलिए इसकी इज्जत करिए और अपने देश को जैसा हमारे क्रांतिकारी चाहते थे वैसा बनाने में अपना योगदान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी, ये आपको बताना है। तो देखिए उस टाइम पे अगर मैं बात करूं
तो बलिया ज़िले में ये अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? तो ये क्या है? बलिया ज़िले में। 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अब ये थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ, हालांकि इसको भी ऐसे बता देता हूँ, उसके बाद एक सेकेंड लाइन पे रहिएगा, लाइन पे रहिएगा, लाइन पे रहिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए 1946 में जो अधिवेशन हुआ था उसके दो अध्यक्ष थे, वो थे जेबी कृपलानी जी। कौन थे दोस्तों? ये थे जेबी कृपलानी जी। आपको पता होगा जब आज़ादी मिली थी उस समय भी यही थे, ठीक है ना। तो जेबी कृपलानी जी उस समय अध्यक्ष थे। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1885 से 1947 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश में कितनी बार आयोजित हुआ? अच्छा, इसको थोड़ा सा आप एक लिस्ट अगर बनाना चाहें तो बना लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा नोट करा देता हूँ। इसको थोड़ा सा आप नोट करना चाहें तो नोट कर ले, मैं आपको डिटेल में नोट करा देता हूँ। देखिए ये अधिवेशन से बार बार आ रहा है, तो यूपी में जितने अधिवेशन हुए उसको आप देख लीजिए। देखिए 4th वाला अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1888 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। अभी मैंने आपको बताया ना, जॉर्ज यूले या जॉर्ज यूल। उसके बाद फिर 8th का जो एडिशन हुआ, 8th वाला, ये भी इलाहाबाद में ही हुआ था और ये हुआ था 1892 में। ये कब हुआ था? 1892 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे WC बनर्जी। 8th के बाद फिर कौन सा अधिवेशन हुआ है देख लीजिए, फिर हुआ है 15th अधिवेशन हुआ है लखनऊ में। और इसके अगर बात करें कब हुआ है, तो ये हुआ है 1899 में। और इसके जो थे वो थे रोमेश चंद्र दत्त जी। तो रोमेश चंद्र दत्त जी इसके अध्यक्ष थे। 15 के बाद फिर देखिए 21 21वां हुआ था। 21वां कहाँ हुआ था? ये हुआ था बनारस में, या अभी का कह ले वाराणसी या बनारस, पहले उस समय बनारस बोला जाता था। ये 1905 में हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी तरीके से फिर हुआ था 25वां हुआ था, ये इलाहाबाद में हुआ था। और ये हुआ था आपका 1910 में। और जो इसकी अध्यक्षता की थी वो सर विलियम विडरवर्थ ने की थी, ठीक है ना। और इसके आगे बढ़ें, थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं। एक सेकेंड आप नोट कर लीजिए, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दीजिएगा मुझे आप। हाँ, यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो ये इसके बाद देखिए फिर हुआ था आपका 31st हुआ था। तो 31st जो हुआ था ये हुआ था लखनऊ में। और ये हुआ था 1916 में, बहुत इंपॉर्टेंट था। लखनऊ पैक्ट आपने पढ़ा होगा, नरम दल गरम दल मिल गए थे। और अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद 40वां हुआ था, ये हुआ था कानपुर में। ये हुआ था 1925 में, सरोजनी नायडू जी के नेतृत्व में, श्रीमती सरोजनी नायडू जी के नेतृत्व में हुआ था। फिर उसके बाद हुआ था 49th जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। और ये आपका हुआ था 1936 में। और इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने होस्ट किया था, मतलब अध्यक्ष थे नेहरू जी। फिर 54th वाला जो अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था, मेरठ में कहाँ हुआ था? तो मेरठ में जो हुआ था वो 54th हुआ था, 1946 में हुआ था। और जेबी कृपलानी जी इसके अध्यक्ष थे, ये मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सारे जो है मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिए कि ये सारे जो है यहाँ पे अध्यक्ष हुए थे। अब यहाँ देखिए सवाल क्या है, एक बार मैं आपको कहूँगा कि वो पढ़ लीजिए। देखिए सवाल में पूछा है कि मध्य उत्तर प्रदेश में कितनी बार आयोजित हुआ है, मध्य उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो आप जितने भी देखिए, मध्य उत्तर प्रदेश का क्या मतलब है, मैंने मैप इसीलिए लगाया था। अब ये देखिए मध्य उत्तर प्रदेश,
ये थोड़ा सा आप देखिए मैप, ये मैप अगर आप देख पा रहे हो, सॉरी ये तो घूम गया। अब ये मैप अगर आप देख पा रहे हो, ये देखिए मैप, तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं मध्य उत्तर प्रदेश, तो ये मध्य में ही आएगा ना, सेंट्रल में। तो ये मध्य उत्तर प्रदेश वाला इलाका है, मध्य। तो सारे जो अधिवेशन हुए हैं यहीं आपको मिलेंगे। जैसे देखिए यहाँ इलाहाबाद आपको मिला, और कहाँ मिला आपको, लखनऊ मिला, और कहाँ मिला, कानपुर मिला आपको, ठीक है, यही मिला। लेकिन एक जो हुआ है जो मेरठ में हुआ है, आप देखिए मेरठ कहाँ है, मेरठ यहाँ पे है, ये है मेरठ। तो ये कौन सा पार्ट है, ये नॉर्थ वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो टोटल अगर आप काउंट करें, मैं आपको काउंट करा दूं, आप टोटल काउंट कर लीजिए कितने हुए हैं। एक छोड़ दीजिएगा, मेरठ वाला छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आइए काउंट करते हैं, काउंट करिए। अब देखिए पेन चेंज कर लेता हूँ, काउंट करिए। देखिए 1, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, इसके बाद देखिए यहाँ पे ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, 5 हो गए। इसके बाद इधर आइए, इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड, इसके बाद देखिए 5 हो गए थे, ये 6वां हो गया, ये 7वां हो गया, और ये 8वां हो गया। ये जो 9वां है ये मेरठ में हुआ है, ये मध्य मतलब मध्य में नहीं आता है, मध्य उत्तर प्रदेश में ये नहीं आएगा, ठीक है ना। अब तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे क्वेश्चन में वो नहीं फिट बैठेगा। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो मध्य उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 8। तो मध्य उत्तर प्रदेश में 8 बार, 1 सेकेंड, मध्य उत्तर प्रदेश में 8 बार ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, प्लस एक बार जो हुआ है वो मध्य उत्तर प्रदेश से बाहर मेरठ में हुआ है, जिसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी। अब देखिए आपको ये बताना है कि 1937 में जो कांग्रेस की सरकार गठित हुई थी वो किसके नेतृत्व में हुई थी। तो ये हुई थी गोविंद बल्लभ पंत जी के नेतृत्व में, ठीक है ना, गोविंद बल्लभ पंत जी के नेतृत्व में हुई थी 1937 में, ठीक है। बाद में ये जब आज़ाद हुआ देश, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे। क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद के किस पार्क में शहीद हो गए थे। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत बीटा हुआ क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है इसका आंसर। इसका आंसर है, उसका नाम है अल्फ्रेड पार्क। क्या नाम है, अल्फ्रेड पार्क, जिसे आप कंपनी गार्डन के नाम से भी जानते हैं। इलाहाबाद वाले जानते होंगे, मैं तो आता जाता रहता हूँ। कंपनी गार्डन के नाम से, अब इसे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क नाम से भी जाना जाता है। यहीं पे इन्होंने अपने आप को खुद को गोली मार करके शहीद हो गए थे जब अंग्रेजों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से थे आपके लिए, जिसको जानना बहुत ज़रूरी था। और मैंने कोशिश की कि आपको जो है केवल क्वेश्चन ही नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जाए, जिससे कि आपकी जो तैयारी वो बेहतर से बेहतर हो सके। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में बेहतर बता पाएंगे कि आपने क्या महसूस किया, कुछ हमने अंदर इम्प्रूवमेंट महसूस किया या नहीं किया, कुछ अपने अंदर परिवर्तन आप महसूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये आप मुझसे बेहतर मुझे बता पाएंगे। दूसरा 1-2 बात मुझे आपसे कहनी है, वो ये है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ से मिल रही हैं, कुछ काम की चीज़ें आपको यहाँ से मिल रही हैं, तो आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल पे एक ज्वाइन का आपको ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि कोई कोर्स वगैरह तो हम लॉन्च करते नहीं हैं। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा, मात्र 29 रुपीज़ मंथली पे आप दे करके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको क्या मिलेगा, ज्वाइन करने पे आपको मॉक टेस्ट वगैरह मिलेंगे, ठीक है ना, मॉक टेस्ट देने को मिलेंगे। हर मंथ की जो करंट अफेयर्स होती है इंपॉर्टेंट, वो मिलेगी। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, हैंड रिटन नोट्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा उसमें आपको डेली क्विज मिला करेगा, डेली आप क्विज अटेंड कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन डेली मिलेगा, जिससे कि आप चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी एक काम कर सकते हैं जो कि एकदम फ्री है, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई पैसा नहीं लगना है। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर पहली बार चैनल पे आए हैं, और जितना हो सके इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ये फ्री का काम है, ये तो कर ही सकते हैं आप, एक बार मेरे लिए ही कर दीजिएगा, ठीक है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है कमेंट।
आपको बताना है कि कैसे मैं अपनी इस वीडियो को और बेहतर बना सकता हूँ। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं तो आप इसको 1.5 स्पीड करके भी देख सकते हैं। तो स्पीड बढ़ानी चाहिए, क्वेश्चन बढ़ाने चाहिए, या क्या करना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन बहुत ज़रूर दीजिएगा कि कैसे मैं इस चीज़ को और बेहतर बना सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस सीरीज़ को ना रोका जाए, ये प्रैक्टिस आपकी लगातार चले, जिससे कि 20 नंबर के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। तो दोस्तों अब विदा लेते हैं आपसे, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेट्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।